हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज से बहुत अच्छे होंगे। यूपी यूमेस सीपी नेट सैफई यूनिवर्सिटी 2025 ने जो है जीएनएम एएनएम और बी फार्मा के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम सीपी नेट के नाम से कंडक्ट कराया था, उसका देखिए रैंक कार्ड जारी हो चुका है, जिसका आप सभी लोग जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो रैंक कार्ड आ चुका है और काउंसलिंग प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। यूपी यूमेस सीपी नेट सैफई ने जो है अपना जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था उसका रैंक कार्ड आ चुका है और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। कट ऑफ कितनी जाएगी फर्स्ट राउंड में, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, फीस और हॉस्टल फीस कितनी लगेगी, काउंसलिंग कैसे आपको करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन, कौन काउंसलिंग करा सकता है कौन नहीं करा सकता, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितने नंबर और रैंक पर जो है कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स अलॉट होगा, ये जानकारी भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। फिलहाल चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को बस ज्वाइन कर लेना, जिससे आपके पास यूपी यूमेस से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड किसी प्रकार कोई भी जॉब या फिर कोई फॉर्म या एडमिशन फॉर्म आते हैं, उसकी जानकारी बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो आइए चलिए आज के इस वीडियो सेशन को करते हैं शुरुआत। हम चलते हैं यूपी यूएमएस की ऑफिशियल साइट पर। जैसे ही हम यूपी यूएमएस टाइप करते हैं तो फर्स्ट में इसकी ऑफिशियल साइट आ जाती है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे इसके होम पेज पर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है और हम आ चुके हैं इसके होम पेज पर। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए एक ऑप्शन देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा सीपी नेट 2025 के नाम से। तो हमें सिंपली जो है इसी पे क्लिक कर देना है। सीपी नेट 2025 पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर है वो 26 तारीख को ही हो गया था। जैसा कि मैंने आपको जो है प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रिजल्ट आपका जो है टेंटेटिव डेट यहाँ लिखी हुई है, तो टेंटेटिव हो सकता है 2-1 दिन आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन 2 से 3 दिन ही बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल वैसा ही हुआ। आज आपकी 28 जो है जुलाई हुई है और आज से ही आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। तो देखिए आपकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है, रैंक कार्ड आ चुका है और काउंसलिंग प्रक्रिया आज 28 जुलाई हो चुकी है, आज से ही आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो स्कोर कार्ड को आप जो है यहाँ लॉगिन करके अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके देख सकते हो। ठीक है, काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी जो है 28 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक चलेगी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन। और जो सीट ऑफ एलोकेशन है वो आपका जो है सीट एलोकेशन जो है आपका वो 4 अगस्त को आएगा और इसमें भी देखिए टेंटेटिव डेट रखा है। तो मतलब 1 से 2 दिन हो सकता है किसी कारणवश जो है डिले हो जाए, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना रहता है, क्योंकि देखिए काउंसलिंग के समय और भी आपकी एडमिशन प्रक्रिया जैसे सीनेट की चल रही है, सीपैट की चल रही है, तो सभी का एडमिशन यूपी यूमेस में बहुत सारे कोर्स हैं तो सभी का एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। तो बहुत सारा जो है सो वहाँ पर दिक्कत होती रहती है और साइड पर कुछ और भी काम चलते रहते हैं। तो इस वजह से और हॉल जो है एडमिशन के लिए हॉल भी खाली होना चाहिए आप सभी को, काफ़ी बड़ी मात्रा में आप सभी लोग आएंगे, तो ये सब रहता है। तो काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हो चुकी है। काउंसलिंग आपकी 28 जुलाई से लेकर जो है 2 अगस्त तक आपका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन चलेगा। 4 को आपका सीट ऑफ एलोकेशन आएगा। देखिए काउंसलिंग आपको कैसे करानी है तो उसके लिए हम आपको बताएं। तो यहाँ से जो आप अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कितनी आपकी रैंक जो है बनी हुई है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पर आप अपनी यूज़र ID और पासवर्ड को डालकर जो है लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपके सामने यहाँ पे जो है साइड में आपकी रैंक कार्ड के नाम से एक आपको ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप अपना रैंक कार्ड देख सकते हो। इसी के साथ साथ कोई कैंडिडेट जो है अपना रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड अगर भूल गया है तो यहाँ फॉरगेट करके आप जो है जैसे फॉरगेट के बाद क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल डाल के जो है अपना रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे काउंसलिंग कौन कौन करा सकता है, काउंसलिंग कैसे होगी, वो सारी जानकारी आपको जो है देने वाला हूँ। ठीक है, तो फिलहाल बनी रहिए अभी। तो देखिए हमने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन खोल लिया है। यहाँ पे देखिए काउंसलिंग प्रक्रिया से रिलेटेड सारी जानकारी दी गई है। काउंसलिंग है तो अभ्यर्थी को ऑनलाइन पंजीकरण करने है तो निर्धारित शुल्क जमा करना होगा, यानी कि कुछ आपसे काउंसलिंग शुल्क भी लगेगा। काउंसलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संपादित की जाएगी। काउंसलिंग संबंधी तिथियाँ समय पर आपको जो है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आपको अवगत करा दी। जैसे कि आपकी डेट देखिए 28 से लेकर 2 अगस्त तक आपका जो है जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है वो चलने वाला है। इसको आप तो कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी। काउंसलिंग का कार्य कुलपति उत्तर प्रदेश विज्ञान द्वारा गठित की गई समिति द्वारा किया जाएगा। सभी पाठ्यक्रमों का आवंटन मेरिट के आधार पर काउंसलिंग के माध्यम से ही होगा। तो यानी कि जो आपका मेरिट के आधार पर काउंसलिंग के आधार पर ही आपका जो है एडमिशन होगा, ना कि किसी का ऐसे ही डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए फार्मेसी एवं नर्सिंग संकाय के समस्त पाठ्यक्रमों में काउंसलिंग की जो है की जाएगी, जिस हेतु मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। तो देखिए काउंसलिंग आप जो है कराएंगे, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अपनी चॉइस फिलिंग भी आप जैसे चॉइस फिलिंग में देंगे। चॉइस फिलिंग में आपके पास 3 ही ऑप्शन है, जीएनएम एएनएम और बी फार्मा। जो आप फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे जैसे जीएनएम को, तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक रहेगी तो आपको वो अलॉट होगा। फिर मान लो अगर आपने सेकंड प्रेफरेंस जो है बी फार्मा को दी है, बी फार्मा को अगर आपने दी है, अगर मान लो आपको उसके अकॉर्डिंग अगर आपका रहता है तो आपको वो बी फार्मा मिलेगा। अगर इसके अकॉर्डिंग भी नहीं रहता, मान लो थर्ड में आप कोई गर्ल हैं, आपने एएनएम भी भर रखा है,
तो अगर आपको इसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक रहती है तो इसमें से कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। तो पहला वाला कोर्स जो है पहले में देखा जाता है, फिर दूसरे में देखा जाता है, फिर तीसरे में। अगर इतनी रैंक रहती है तो आपको इस प्रकार से अलॉट हो जाता है। अगर नहीं रहती है तो नहीं अलॉट होता है, तो नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको फिर से पार्टिसिपेट करना रहेगा। तो काउंसलिंग प्रक्रिया जो है आपकी प्रथम और द्वितीय के साथ साथ मॉक अप राउंड काउंसलिंग भी हो सकता है आपका। कब होगा? अगर आपकी सीट वैकेंट रहती है तब, ठीक है। तो देखिए द्वितीय चक्र की काउंसलिंग है, तो प्रथम चक्र के आवंटन। तो देखिए द्वितीय चक्र की जो काउंसलिंग है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द्वितीय चक्र की काउंसलिंग और प्रथम चक्र के आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी भी जो है पुनरावंटन हेतु भाग ले सकते हैं। यानी कि जो कैंडिडेट जो है सीट को चेंज करना चाहते हैं, प्लॉट अपग्रेड करना चाहते हैं द्वितीय चक्र में, प्रोविजनल अलॉटमेंट के पश्चात रिक्त उप श्रेणी की सीटों का अंतिम आवंटन करने हेतु पूर्व उनकी मूल श्रेणी समायोजित कर आवंटन किया जाएगा। इसी प्रकार अनुसूचित जाति की रिक्त सीटों का आवंटन अंतिम करने से पूर्व जो है अनुसूचित जाति की सीटों का सम्मिलित कर आवंटन अंतिम किया जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग के द्वारा आवंटन सीट पर निर्धारित तिथि तक प्रवेश प्राप्त न करने की दिशा में जो है स्वतः ही सीट जो है उसकी कैंसिल और दोबारा काउंसलिंग जो है उसे करानी पड़ेगी, ठीक है। भाग तो ले सकेंगे लेकिन जो आपकी सीट आपको अलॉट हुई थी वो आप जो है उस पर दावेदारी नहीं कर सकते। इसी प्रकार से मॉक अप राउंड काउंसलिंग होगा। मॉक अप राउंड काउंसलिंग कराई जाएगी वह अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आयोजित काउंसलिंग द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश अथवा आवंटन प्राप्त किया, ऐसे अभ्यर्थी मॉक अप राउंड काउंसलिंग में पात्र नहीं होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने जो है आपको कोई सीट अलॉट हुई, आपने डिक्लाइन वगैरह कर दिया है, तो मॉक अप राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इस प्रकार यदि अंतिम आवंटन से पूर्व यह पाया जाता है कि अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के आर्य अभ्यर्थियों द्वारा को आमंत्रित करने के पश्चात इन सीटों पर कोई रिक्त रह गई है तो उन्हें सामान्य सीटों में जोड़कर आवंटित कर दिया जाएगा। ऐसा यहाँ पे जो है इन्होंने साफ साफ दे रखा है, ठीक है। तो ये आपकी काउंसलिंग में आपको रिजर्वेशन भी ST SC OBC PWD EWS और फ्रीडम फाइटर एक्स आर्मी और ये सब रिजर्वेशन भी आपको देखने को मिलेगा। और काउंसलिंग का जो शुल्क है, काउंसलिंग शुल्क आपसे देखिए जो 500 रुपये काउंसलिंग शुल्क आपसे लगेगा, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल रहेगा। इसके अतिरिक्त आपको सिक्योरिटी फीस 10,000 रुपये डिपॉजिट करनी रहेगी, ठीक है। ऑनलाइन जमा करने के पश्चात ही अभ्यर्थी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि आपको जो है 10,500 रुपये का फीस पेमेंट एक बार में करना होगा। इसके पश्चात ही आप जो काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवंटन प्राप्त करने एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्व लेने की दशा में यह सिक्योरिटी फीस आपकी जो है यह कॉशन मनी और या प्रशिक्षण शुल्क में आपकी समायोजित हो जाएगी, ठीक है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवंटन प्राप्त करने के पश्चात प्रवेश नहीं लिया जाएगा उस दशा में उक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली जाएगी। यदि अभ्यर्थी को काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के पश्चात सीट आवंटित नहीं होती है तो उस दिशा में सिक्योरिटी फीस 10,000 ऑनलाइन माध्यम से उनके बैंक का खाते में वापस कर दी जाएगी, ठीक है। अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो आपने जो ये 10,000 की सिक्योरिटी फीस दी है तो ये आपके ऑनलाइन माध्यम से जो आपके खाते में वापस हो जाएगी। काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क 500 रुपया जो है वो आपका किसी भी हालत में वापस नहीं होगा। ऐसा यहाँ पे इन्होंने साफ साफ पहले से ही दे रखा है, जैसा कि हर राउंड काउंसलिंग में हर एक काउंसलिंग में होता है। मेरिट में आए अभ्यर्थियों का स्वयं जो है निम्नवत प्रलेखों को मूल एक प्रति सहित काउंसलिंग है तो नियत स्थान तथा समय पर उपलब्ध होना होगा। तो देखिए काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन तो आपका जो है ऑनलाइन होगा, बट आप जो है काउंसलिंग के लिए उत्तर प्रदेश के जो आयुर्विज्ञान का कैंपस है उसी में आपको जाना होगा। क्या डॉक्यूमेंट आप साथ लेके जाएंगे? CP नेट का जो है प्रवेश पत्र जो आपने एग्जाम दिया था मूल रूप में, मेरिट और रैंक कार्ड, आप जो है स्कोर कार्ड, रैंक कार्ड, रिजल्ट जो है वो आप उसकी एक प्रति और साथ ही साथ एक सेट अलग से बनाकर ले जाएंगे। साथ ही साथ जन्म प्रमाण पत्र है तो हाई स्कूल और इंटर दोनों की मार्कशीट। ऑनलाइन आवेदन के समय जो आपने जो फोटो अपलोड करी थी 2 मांगी गई हैं, ज़्यादा ले जाएगा आप लोग, 3 से 4 ले जाएगा। उत्तर प्रदेश के निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति OBC और EWS वालों का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए, वही चलेगा। इसके अतिरिक्त अगर आपने स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, PWD EWS सर्टिफिकेट लगाया है तो वो आप साथ में ले जाएंगे जब आप काउंसलिंग के लिए वहाँ जाएंगे तब। ये काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट हैं। इसके बाद आपको देखिए सीट अलॉट होगी, कैसे अलॉट होगी। देखिए काउंसलिंग में नियत दिन के अंत तक पूर्ण न होने पर अगले दिन भी काउंसलिंग जारी रह सकती है। अगर मान लो आपको बुलाया गया उस दिन काउंसलिंग पूरी न हुई, बहुत सारे कैंडिडेट आ गए, किसी कारणवश भीड़ हो गई, तो अगले दिन भी काउंसलिंग जारी रह सकती है। पाठ्यक्रमों की सीटों की संख्या में काउंसलिंग के समय परिवर्तन हो सकता है। पाठ्यक्रमों की सीटों की जो संख्या है उसमें परिवर्तन हो सकता है, यानी कि सीटें जो है और भी बढ़ सकती हैं। मान लो प्रीवियस ईयर सीटें खाली 1 से 2 और पड़ी रह गई या किसी ने बाद में रिजाइन कर दिया तो वो सीटें आपकी और जुड़ जाएंगी। तो जो सीटें मिनिमम आपकी जो है 170 है उससे कम तो हो ही नहीं सकती, बढ़ सकती हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि अभ्यर्थी को मेरिट सूची में उनके ओवरऑल रैंक के अनुसार जो है बुलाया जाएगा और पाठ्यक्रमों का आवंटन अभ्यर्थी द्वारा दिए गए वरीयता क्रम, यानी कि जो आप चॉइस फिलिंग करेंगे उसके आधार पर जो है उपलब्ध सीटों के आधार पर किया जाएगा, ठीक है।
आरक्षित श्रेणियों की काउंसलिंग अलग से नहीं होगी। आरक्षित श्रेणी हैं जो आपकी, जैसे कि मान लो किसी के लिए BWD आर्मी और EWS, उसकी काउंसलिंग अलग से नहीं होगी, इसी में काउंसलिंग होगी। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी अपने ओवरऑल रैंक के अनुसार उपस्थित होंगे तथा उन्हें सामान्य सीट तथा आरक्षित सीट में उपलब्ध विकल्प चुनना होगा। यानी कि आपको जो है, जैसे कि काउंसलिंग के लिए जो आपकी सामान्य सीट है और आपकी कैटेगरी की सीट है, आपको उसमें से विकल्प चुनना रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, कुल सीटों से ज़्यादा अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे जिससे अनुपस्थित अभ्यर्थियों की रिक्त सीटों का प्रवेश पा सकें, परंतु बुलाने का यह अर्थ नहीं होगा कि जिन्हें बुलाया गया उन्हें निश्चित ही जो है सीट अलॉट कर दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी स्वयं काउंसलिंग के निर्धारित दिन व समय पर उपलब्ध नहीं होता है तो वो केवल उसी काउंसलिंग में आवंटन से वंचित होगा, ना कि अगली काउंसलिंग में भाग ले सकेगा। ठीक है, उसी दिन परंतु विलम्ब से आने पर तत्समय उपलब्ध सीटों में ही आवंटन प्राप्त करने का अधिकार होगा। अगर लेट से आता है, जो सीटें बचती हैं उनमें आवंटन प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। आवंटन हेतु अभ्यर्थी का स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा, यानी कि जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तब आपका स्वयं वहाँ पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। प्रवेश की प्रक्रिया में देखिए, जो आपको सीट अलॉट होगी, आवंटन पत्र के माध्यम से अभ्यर्थी संबंधित संकाय में निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि तथा संकाय द्वारा निर्धारित आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु प्रवेश लेना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि जिस दिन आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे, आपको उसी दिन जो है वहाँ पर तुरंत फीस जमा करके जो है काउंसलिंग एडमिशन प्रक्रिया भी कंप्लीट करनी होगी। अगर आप नहीं करते हैं तो वो सीट किसी और को अलॉट कर दी जाएगी। तो आपकी जो फीस है, जैसे बी फार्मा की 36,400 फीस है, तो 36,400 आप इतना मिनिमम जो है अमाउंट अपने पास अभी से जो है इकट्ठा कर लें। ये फ़ीस आपकी जो है वहीं ऑनलाइन जमा होगी, बैंक के माध्यम से जमा होगी। ठीक है, वहाँ आपको UP-UMS में बैंक भी मिल जाएगी, वहीं से आप जमा कर सकते हैं। तो जरूरी डॉक्यूमेंट एडमिशन के लिए जो आपको चाहिए वो CP नेट का प्रवेश पत्र एवं अलॉटमेंट, और जो आपको वहीं मिलेगा हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, और इसके अतिरिक्त निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, जो आपने जहाँ से 12th पास आउट किया है वहाँ से आपको आराम से आपके प्रिंसिपल के द्वारा मिल जाएगा। TC या माइग्रेशन, जहाँ से आपने 12th पास आउट किया है वहाँ से। 10 रुपये के नॉन डिविजनल स्टाम्प पेपर पर रैगिंग न करने के संबंध में छात्र द्वारा जो है आपको स्टाम्प पत्र यानी कि शपथ पत्र देना रहेगा। 10 रुपये के नॉन डिविजनल स्टाम्प पेपर पर रैगिंग न करने के संबंध में माता पिता के द्वारा जो है एक शपथ पत्र देना रहेगा। आधार कार्ड की प्रतिलिपि लगेगी। ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किए गए फोटोग्राफ की 4 प्रतियाँ, 4 मांगी गई हैं, ज़्यादा ले जाएगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट और ज़रूरी आपको सब चाहिए। फीस की बात करें तो फीस जो है आपको तुरंत वहीं अलॉट होती है, तब जमा करनी रहेगी 36,400 जो है बी फार्मा की, और 25,000 जो है GNM और ANM की फ़ीस है। इसके अतिरिक्त अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो आपको टोटल जो बी फार्मा की फ़ीस देनी रहेगी वो 42,400, जिसमें आपके देखिए 2,000 प्रवेश शुल्क, 12,000 शिक्षण शुल्क, 10,000 आपकी कौशन मनी, और विद्युत एवं छात्रावास का जो है आपसे 6,000 रुपये लगेगा, और अन्य शुल्क आपसे 12,000। और इसमें से देखिए जो 10,000 आपकी कौशन मनी है ये रिफंडेबल रहेगी, और इसी प्रकार से GNM और ANM के लिए 2,000 आपकी जो प्रवेश शुल्क, और 13,500 आपसे जो है शिक्षण शुल्क यानी कि ट्यूशन फीस, कौशन मनी 5,000 जो आपकी रिफंड हो जाएगी जब आप कोर्स करके जाएंगे तब। और वहीं आपसे देखिए छात्रावास का जो यानी कि हॉस्टल चार्ज जो 48 रुपये लगेगा, और 45 रुपये जो है आपसे अन्य शुल्क लगेगा। टोटल यानी कि आप जो अगर छात्रावास लेते हैं, हॉस्टल लेते हैं, तो 29,800 रुपये आपको वहाँ देने रहेंगे। तो इस फीस अमाउंट को अगर आपको साथ में ले जाना है, अगर एडमिशन चाहिए तो वहीं आपको तुरंत करनी रहती है। तो इसका इंतजाम अगर किसी के पास अभी नहीं है तो कर लीजिए, ऑनलाइन माध्यम से आपकी वहीं पर जमा होगी फैकल्टी की साइट पर। और उक्त शुल्क है तो अतिरिक्त परीक्षा फॉर्म एवं परीक्षा शुल्क छात्रों को विद्यालय में मेडिकल फैकल्टी के अनुसार जमा करना होगा। यानी कि प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी प्रवेश निरस्त करने हेतु अनुरोध करता है तो शुल्क वापस करने के संबंध में विश्वविद्यालय के नियमानुसार कार्रवाई होगी। उक्त शुल्क में किसी प्रकार कोई भी छूट अनुमान नहीं होगी। यानी कि नियमानुसार अगर आप जो है एडमिशन लेने के पश्चात आप सीट को छोड़ना चाहते हैं तो आपकी कुछ मनी काट कर आपकी फ़ीस रिफंड की जाएगी, जैसा कि यूनिवर्सिटी की साइट पर जो है रहता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करूं कि आपकी देखिए कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो कट ऑफ को लेकर मैं बात करूं कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कितने से कितने वालों को जो है सीट अलॉट होने वाली है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन जानकारी पूरी आपको मिलेगी, और आगे भी मैं जानकारी देता रहूँगा। तो फिलहाल चैनल पर है तो चैनल पर सब्सक्राइब और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और बने रहना हमारे साथ। कट ऑफ को लेकर बात करें कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, कट ऑफ 2025 CP नेट
2025 कट ऑफ। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, फर्स्ट काउंसलिंग की, कि कितने नंबर रैंक पर जो है कौन सा कोर्स अलॉट होगा। तो सबसे पहले हम अनरिजर्व की बात करें तो फर्स्ट राउंड में जो है अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 1500 के बीच में है तो आपको हो सकता है कोई कोर्स GNM ENM कोई भी अलॉट हो जाए। मैं बाकी बात करूं कि अनरिजर्व के लिए कि GNM कितने पर अलॉट होगा, तो GNM की कट ऑफ जो है हाई जाएगी। अगर आपकी रैंक 800 के भीतर है तो ही आपको अलॉट होगा फर्स्ट राउंड में, अगर इससे ज़्यादा है तो हो जाएगा अलॉट लेकिन नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग में। इसके बाद बात करूँ EWS की, EWS वाले हैं तो आपकी अगर रैंक 1 से लेकर 2000 के बीच में है तो आपको जो है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आर कर दिया जाएगा। और आपको सीट अलॉटमेंट की बात करूं GNM की, कि आपको GNM कितने पर अलॉट होगा, तो GNM देखिए आपको जो अलॉट होगा, अगर आपकी रैंक 1000 से ले 1100 तक है तो आपको अलॉट हो जाएगा। ठीक है भाई। नंबर्स की बात करें तो नंबर आपके अगर 65 प्लस हैं, 60 या 65 प्लस में बता रहा हूँ, इतने पर अलॉट होगा। 60 प्लस से कम पर आपको अलॉट नहीं होगा। ठीक। इसके बाद मैं बात करूं OBC कैंडिडेट की, तो OBC वालों को जो देखिए अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 1500 के बीच में है तो ही आपको वहां पर बुलाया जाएगा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। GNM की बात करूं कि आपको GNM कितने पर अलॉट होगा, तो आपकी रैंक अगर 1200 तक है, 1200 या 1300 है तो आपको अलॉट होगा। नंबर की बात करें तो 65 प्लस मार्क्स हैं तभी आपको जो है वहाँ पर बुलाया जाएगा, तो ही आपको अलॉट होने वाला है। कोई कोर्स इतने से कम पर आपको अलॉट नहीं होगा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। इसके बाद बात करें कि जो ST और SC के कैंडिडेट बचते हैं, ST और SC कैंडिडेट की अगर आपकी रैंक 2000 तक भी है तो आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आराम से कोई ना कोई कोर्स अलॉट हो जाएगा। वहीं GNM की बात करूं कि GNM कितने पर अलॉट होगा, तो GNM आपको जो है अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 2200 तक है तो आपको GNM मिल सकता है। GNM आपको जो है 1500, 1600, 1700 रैंक है तब आपको अलॉट होगा। नंबर की बात करें तो अगर आपके नंबर 58 से लेकर 60 के बीच में आपको अलॉट हो जाएगा, इतने से कम पर GNM अलॉट नहीं होगा। ठीक है। वहीं बात करें कि PWD, एक्स आर्मी, तो आपको जो है आपके मार्क्स अगर कम भी रहते हैं, अगर आपके 55 अराउंड मार्क्स भी हैं तो भी आपको आराम से अलॉट हो जाएगा। ठीक है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड, बाकी और जानकारी आगे वीडियो में प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।